सभी को नमस्ते मेरा। आज हम सामाजिकरण की लास्ट सिद्धांत जो गुप्ता एंड शर्मा की बुक में दिया गया है दुर्खिम के सिद्धांत का एनालिसिस करेंगे। तो दुर्खिम ने सामाजिकरण संबंधी अपने विचार अपनी जो कृति है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में प्रकट किए हैं और आपने सामाजिकरण संबंधी अपने विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर स्पष्ट किया है। तो दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दी है और इसी के आधार पर दुर्खिम ने सामाजिकरण संबंधी विचार को भी क्या स्पष्ट किया है। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? तो सामूहिक प्रतिनिधित्व जो समूह के जो रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य और आदर्श होते हैं उन्हीं को ही सामूहिक प्रतिनिधान कहा जाता है, क्योंकि ये उस समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी समूह होता है उन सबके समूह के अलग अलग रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य होते हैं और उस समूह को क्या मतलब एक पहचान देते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन्हीं में क्या व्यक्ति की सामूहिक चेतना होती है और विश्वास भी होता है। और ये सामूहिक प्रतिनिधित्व किसी एक व्यक्ति के बनाने से नहीं होते, पूरे समूह के द्वारा इनको मान्यता दी जाती है और इनका आचरण में इनका व्यवहार में इनको लाया जाता है। तो ये सामूहिक प्रतिनिधान है। और जब बच्चा इन सामूहिक प्रतिनिधान को सीखता चला जाता है तो उसका क्या सामाजिकरण होता जाता है। ये लिखा है, व्यक्ति जब इन सामाजिक प्रतिनिधान को सीखता है, आत्मसात करता है तो उनके अनुरूप आचरण करता है, इससे उसका क्या सामाजिकरण होता है। दूसरी बात यह है कि अगर वह नहीं इन सामूहिक प्रतिनिधान रीति रिवाज, प्रथाओं, मूल्यों को नहीं अपनाता है तो दंड की भी व्यवस्था की जाती है। तो ये शॉर्ट में दुर्खिम के सामाजिकरण के सिद्धांत का एनालिसिस है और इसमें इम्पोर्टेंट है इनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी और दूसरा है सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान। अब हम इसी बुक में से सामाजिकरण संबंधित कुछ अवधारणाओं का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे नकारात्मक सामाजिकरण क्या होता है। तो नकारात्मक सामाजिकरण का तात्पर्य समाज सम्मत व्यवहारों, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, प्रतिमानों को सीखने से है। किंतु कई बार व्यक्ति क्या होता है, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को भी सीखता है, अस्वीकृत व्यवहारों को भी सीखता है। मतलब इसमें कहने का मतलब सामाजिकरण का तात्पर्य तो यही होता है, जो समाज सम्मत व्यवहार है, सामाजिक मूल्य, उनको सीखना है। किंतु जब वह व्यक्ति अस्वीकृत व्यवहारों को भी सीखता है तो उसको हम बोलते हैं नकारात्मक सामाजिकरण। जैसे चोरी करना, गाली देना, आज्ञा का उल्लंघन करना, कानून की अवहेलना करना सीखना, तो ये नकारात्मक सामाजिकरण, यानी इसको विफतगामी व्यवहार भी बोला जाता है। फिर है विसामाजिकरण। तो विसामाजिकरण क्या होता है कि जब पहले से सीखे हुए व्यवहारों को भुला देना, अर्थात व्यक्ति का पहले जो सामाजिकरण हुआ था उसे समाप्त कर देना, उसे विसामाजिकरण कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति चोरी और अपराध करने में संलग्न हो जाता है या कक्षा से भागने की प्रवृत्ति सीख लेता है तो उसे इन बुरी आदतों को छोड़ने को कहा जाता है। इससे होने वाले हानियों से भी उसे परिचित कराया जाता है और जब व्यक्ति उन्हें छोड़ देता है तो उसे विसामाजिकरण कहते हैं। और कई बार ऐसा हो तो काफ़ी समय हो जाता है और व्यक्ति उस पूर्व सीखे हुए व्यवहार का प्रयोग लंबे समय तक नहीं करता है, तब भी वह उस व्यवहार को भूलने पर विसामाजिकरण उसका हो जाता है। तो विसामाजिकरण जानबूझ करके चेतन रूप से एवं प्रयत्न पूर्वक भी किया जाता है। जैसे अपराधियों को उनके गलत व्यवहारों को भुलाने के लिए किया जाता है, जानबूझ कर चेतन से प्रयत्न रूप, और कभी अनजाने व अचेतन रूप से भी हो जाता है विसामाजिकरण। व्यक्ति अपने अच्छे व्यवहारों को भी कभी भुला देता है, वो अनजाने अचेतन रूप में। फिर है पुनर्सामाजिकरण। तो पुनर्सामाजिकरण का मतलब होता है, कब होता है ये, जब विसामाजिकरण हो जाता है। मतलब व्यक्ति अपने पुराने व्यवहार को भुला देता है तब उसका पुनर्सामाजिकरण किया जाता है। जैसे कैदियों, अपराधियों को वापिस सामाजिक जीवन जीने के लिए नए विचारों को ग्रहण करना पड़ता है, सामाजिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को अपनाना पड़ता है, तो उसको क्या पुनर्सामाजिकरण कहते हैं। जैसे कभी कभी जैसे चर्च में पादरी या नन का जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को धार्मिक नियमों को सीखना होता है। तो जैसे कभी कोई लड़की नन बनती है तो क्या करते हैं, अपने पुराने व्यवहारों को भुला देती है, फिर नए व्यवहारों को सीखती है।
धार्मिक नियमों को सीखती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पुनर्सामाजिकरण। वैसे ही अपराधी व्यक्ति को अपराधी प्रवृत्ति छोड़ने को कहा जाता है और अच्छे आदतें सीखकर उनका पुनर्सामाजिकरण किया जाता है। तो यही सारी चीजें हैं। फिर पूर्वाभासी सामाजिकरण क्या कहलाता है? तो भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना या उन व्यवहारों को सीखना है, पूर्वभाषी सामाजिकरण है। इसको अग्रिम सामाजिकरण भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति या आने वाली भूमिका के लिए तैयार होता है, उसके अनुकूल व्यवहार करना सीखता है। जैसे एक व्यक्ति पति बनने पर, पिता बनने पर या अफसर बनने पर उनसे संबंधित व्यवहारों को सीखता है, तो व्यक्ति पूर्वभाषी सामाजिकरण की स्थिति में है। पुजारी या पादरी बहुत पहले से ही इन भूमिकाओं को सीख लेते हैं। जैसे पुजारी का बेटा पुजारी बनता है तो वो इन भूमिकाओं को पहले ही सीख लेता है, पूर्वभाषी सामाजिकरण, कि उसे ये सब भूमिकाएं निभाना है। मेडिकल कॉलेज का छात्र भी अपने छात्र जीवन में डॉक्टर की भूमिका को सीख लेता है कि रोगों से किस प्रकार का व्यवहार करना है या किस प्रकार का इलाज करना है। तो ये सब पूर्वभाषी सामाजिकरण में आता है। इसके अलावा जैसे भारतीय समाज में जो लड़कियां हैं उनको शादी के पहले ही मतलब ऐसी कुछ प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वह अपने वैवाहिक जीवन में भूमिकाओं को अच्छे से निभा सके, तो उसे भी पूर्वभाषी या अग्रिम सामाजिकरण कहा जाता है। तो धन्यवाद सभी को।